मेरा इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। एग्जाम खत्म होने पर हम सभी दोस्तों ने कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया। पक्का हो गया। राजस्थान में एक महल और किला है जिसके बारे में हमें मालूम हुआ कि वो देखा जा सकता है। हम तीनों मित्र अपनी यात्रा पे निकल पड़े। जब हम उस महल के सामने पहुंचे तब हमने बाहर ही लिखा हुआ बोर्ड पढ़ा जिस पर लिखा था, इस स्थान के अंदर 5:30 बजे के बाद जाना या रुकना खतरनाक है। इसलिए हम सब लोग 5:30 बजे बाहर आ गए। हमने आपस में बात की और निश्चय किया कि आज हम लोग रात को वहीं रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर अंदर है क्या। जब हम गार्ड के पास पहुंचे तो गार्ड ने समझाया, देखो भैया 5:30 बजे के बाद सब लोग वहां से निकल आना, क्योंकि 6 बजे के बाद हम अपने इस गार्ड रूम से बाहर नहीं निकलते। आग भी लग जाए तो भी हम नहीं निकलते, क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। हमारी ड्यूटी यहाँ है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। सब लोग 5:30 बजे बाहर आ जाना। मैं, परम और अनुज अंदर चले गए। पहले तो चारों तरफ घूमे घामे, खाना खाया और फिर लगभग 5:15 बजे हमने एक बड़े से हॉल में अपने रहने की जगह तलाशी। हमने सोचा देखें आखिर यहाँ रुकने पर होता क्या है। पीने के लिए पानी लेकर गए थे। अपना मोबाइल भी पूरी तरह से चार्ज करके गए थे। धीरे धीरे सब लोग बाहर चले गए, लेकिन हम तीनों ढीठ की तरह वहीं बैठे रहे। जब थोड़ा अंधेरा हुआ और हमें लगा कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा, तब हमने उस हॉल में लगे दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया और जितने भी रास्ते बाहर से आने वाले थे उनको पूरी तरह से बोरियों और छोटे छोटे पत्थरों से पूरी तरह बंद कर दिया था। धीरे धीरे बातें करते हुए रात के 11 बज गए। जिधर अनुज बैठा था वहाँ से कुछ ही दूरी पर ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा गलियारा था। उसमें झरोखे बने हुए थे। वे झरोखे जहाँ हम तीनों बैठे थे उससे थोड़ी दूर और ऊंचाई पर थे। झरोखों के पार कोई लड़की तेजी से गुजरी और एक पल के लिए मैं डर गया, क्योंकि वह तो पूरी चलती हुई जा रही थी। लग रहा था कि झरोखे के साथ ही कोई चलने की जगह है, जबकि दोपहर में हमने देखा था तो झरोखे तो खिड़कियों जैसे ही थे। दूसरे ही पल मैंने देखा कि अनुज के पीछे आकर कोई खड़ा हो गया और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वे तुरंत पीछे की तरफ गिर गया। मेरे चेहरे का उड़ा रंग देखकर अनुज ने पूछा, क्या कुछ हुआ? मैंने कहा नहीं। थोड़ी ही देर के बाद मैंने अनुज से कहा कि तुम आकर इस जगह पर बैठो, मैं उधर बैठता हूँ। अनुज और मैं आमने सामने बैठ गए। परम कई दिनों से थका हुआ था, इसलिए उसको झपकी आने लगी। वह बार बार सोने लगता। बोला नहीं, कुछ भी नहीं है। तब तक परम की नींद भी खुल गई थी, क्योंकि उसे लगा कि उसको किसी ने जोर से धक्का दिया है। अब तीनों के तीनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़े वहीं बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। तभी लगा कि उस महल के खंडर की तरफ से उनके ऊपर कोई रोशनी फेंकी जा रही है। फिर एकदम महल में बहुत सारी अजीब सी भयानक आवाजें गूंजने लगी और बहुत सारे घुंघरू एक साथ बजने लगे, जैसे बहुत सारे लोग नृत्य कर रहे हैं। मैंने भुनभुनाते हुए कहा, यार हम लोग तो फंस गए। बेकार में ही हमने इतना बड़ा खतरा उठाया। हम लोग सब यह सोच ही रहे थे कि तभी हमने देखा हमारी घड़ियां भी बंद हो गई हैं और मोबाइल का चार्ज भी बिल्कुल 0 हो गया। हम मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी सुबह हो और वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन तभी अनुज की नजर बाहर पड़ी तो उसको लगा कि चंद्रमा उल्टी तरफ चल रहा है। देख चंद्रमा कैसे चल रहा है। हम तीनों इतने ज्यादा डरे हुए थे कि एक पत्ता भी खटकता तो चौंक जाते। खाली प्रार्थना करते रहे कि प्रभु किसी तरह से बाहर निकाल दो, अब हम कभी आने की हिम्मत नहीं करेंगे। जिस जगह पर हम बैठे थे बिल्कुल उसी जगह पर महल के छज्जे से
अचानक 4-5 लोग धड़ाम से कूदे और हम तीनों एकदम से चौंक पड़े। लेकिन हमको कोई दिखाई नहीं पड़ा, सिर्फ आवाज ही सुनाई पड़ी। इसके बाद हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं बैठे रहे और जैसे ही सुबह हुई वहां से निकलकर भागे। बाहर जब सिक्योरिटी गार्ड के पास आए तब उससे पूछा कि भैया, अगर रात में कोई इसमें रुकता है तो क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, वहां कोई रुकता ही नहीं है। हम ऑटो लेकर वहां से 4-5 किलोमीटर दूर एक धर्मशाला में आए। हमने सोचा था कि सारी रात जगे हैं, पूरा दिन सोएंगे, लेकिन सोने की किसी की हिम्मत नहीं थी। हम में से एक सोता तो बाकी दोनों पहरा देते। दिन भर इसी तरह बारी बारी करके सोए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को जगा दिया। इसके बाद 1 महीने तक हम जब भी सोते लाइट जलाकर सोते थे। हमने ये निश्चय किया कि आज के बाद हम कभी भी इस तरह की शापित किले में या महल में नहीं जाएंगे। डरावनी भयानक रात। एक गांव में सोमा अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। रात होते ही उनके घर के दूसरे कमरों से भयानक आवाजें आने लगती थी। वे डरावनी आवाजें उनको डराने लगती थी। एक अमावस की रात भयानक आवाजें आने लगी। सुनिए जी, वही डरावनी आवाजें फिर से आ रही है। रोज कुछ देर के बाद ये आवाजें बंद हो जाती थी, लेकिन आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, शायद आवाज बंद हो जाए। मुझे बड़ा डर लग रहा है। तुमने दरवाजा अंदर से ठीक से बंद किया है ना? दरवाजे तो बंद है, लेकिन इस आवाज का क्या करें? सुबह का इंतजार करना होगा। कल ही मैं कोई उपाय करूंगा। शोभा धीरे से उठी और पास वाले कमरे के पास जाकर खिड़की से देखने लगी। उस कमरे के अंदर एक भयानक चुड़ैल हाथ फैलाकर चारों तरफ घूम रही थी। उस रात सोमा और शोभा उन भयानक आवाजों के साए में सो नहीं पाए। सुबह होते ही सोमा नहा धोकर एक तांत्रिक से मिलने के लिए चल पड़ा। महाराज, हमारे घर के अंदर कुछ कमरों से रात को भयानक आवाजें आती रहती हैं। कल अमावस्या की रात को बड़ी डरावनी आवाजें आ रही थी। हमारी नींद उड़ गई थी। मेरी पत्नी ने देखा, वहां एक भयानक डरावनी चुड़ैल इधर उधर घूम रही थी। चलो देखता हूँ। इस नींबू को सवेरे 4 बजे कोई देखने न पाए ऐसी जगह पर रख देना। इस घर में एक भयानक चुड़ैल का वास है। वो घर के मालिक को मारना चाहती है। अरे बाप रे, मेरी ही जान की दुश्मन। महाराज, कुछ करो। अपनी धर्म पत्नी का मैं एकमात्र सहारा हूँ। महाराज, जल्दी ही कोई उपाय करें। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैंने अपने मंत्र से उस चुड़ैल को बांध दिया है, लेकिन याद रहे, जिस कमरे में आवाज आती है उस कमरे को रात में मत खोलना। शोभा, मेरा ख्याल रखना। दिन में तो नहीं, लेकिन रात में मुझे डर लगने लगता है। मत डरिए, महाराज ने चुड़ैल को अपने मंत्र से बांध लिया है। वे यह भी कह रहे थे कि वो बड़ी बलशाली है। कुछ नहीं होगा। रात्रि में हम उस कमरे का दरवाजा बंद ही रखेंगे। शोभा ने वो कमरा बंद कर दिया था जिसमें से आवाजें आती थी। अब ठीक है, कोई आवाज नहीं आ रही है। मुझे फिर भी डर लग रहा है। अपना दरवाजा अंदर से बंद है ना? हाँ हाँ, दरवाजा अंदर से बंद है। अचानक तेज आवाजें आने लगी। यह चुड़ैल तो बहुत भयानक है, मुझे मार डालेगी। इतने में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ये तो चुड़ैल की अलग आवाज है। अब क्या किया जाए? अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हें तो तांत्रिक ने मंत्र से बांध दिया था, तुम कैसे आजाद हो गई? उस तांत्रिक ने मेरी बहन को बांधा था। मैं तो आजाद हूँ। मैं अब अपनी बहन का बदला लेना आई हूँ। अपनी पत्नी के पीछे क्यों छुप रहे हो? सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगी। मैं भाग जाऊंगा। भागकर कहाँ जाओगे? मुझसे अब नहीं बच पाओगे। चुड़ैल रानी, मुझे छोड़ दो।
मैंने अभी आधी दुनिया भी नहीं देखी है। मुझे छोड़ दो, तुम्हें लड्डू मिठाई खिलाऊंगा। अरे शोभा, तू कहाँ जा रही है? इस चुड़ैल से मेरी जान तो बचा। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। डरो मत, रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ। शोभा रसोई घर में गई और अपने हाथ में लोहे का भांजी काटने वाला चाकू लेकर आ गई। ए चुड़ैल, अब छोड़ दे मेरे पति को, वरना जान से जाएगी। चुड़ैल ने सोमा का गला पकड़ लिया। अरे शोभा, क्या आज तुम कमरे के दरवाजा खोल दिया। दूसरी चुड़ैल बाहर आ गई। चलो बहन, यहाँ से भाग चलते हैं। तुम दोनों तुरंत भाग जाओ, वरना दोनों को ही मार डालूंगी। दोनों चुड़ैल एक साथ ऐसी भागी कि फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओ जी, अब बाहर आ जाइए, मैंने दोनों चुड़ैल को भगा दिया है। सोमा भयभीत होकर काफी पीछे छिपा हुआ था। फिर से ठीक से देख लो, कहीं वो दोनों आसपास तो नहीं छिपे हैं। दरवाजा अंदर से बंद कर देना। आप भी कमाल के आदमी हैं। बहुत पुरानी बात है। मेरी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मुझे अपनी दादी से बहुत लगाव था। रो रो कर मेरी आंखें लाल हो गई थी। माँ बाबूजी के लाख समझाने पर भी मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। मेरी उन दिनों बीए की सेकेंड ईयर की परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दिया गया। पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। किसी तरह मैंने एग्जाम की तैयारी की। दूसरे दिन मेरा साइकोलॉजी का पेपर था। पेपर कैसा हुआ मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। पेपर देकर मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। दादी वेंटिलेटर पर थी। उनको देखकर ही मैं रोने लगी। मैं हिचकियां लेकर रो रही थी, तभी बाबूजी आए। उन्होंने कहा, बेटे चिंता मत करो, दादी ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा, बाबूजी मेरा पेपर परसों है, आज दादी के पास मैं रुक जाती हूँ। बाबूजी ने कहा, ठीक है, आज तुम यहीं रहो, मैं 5 बजे सुबह ही घर से आ जाऊंगा, तब तुम चली जाना। मैंने कहा, ठीक है। बाबूजी चले गए। हॉस्पिटल में खाना पीना 7 बजे तक हो गया था और 8 साढ़े 8 बजते बजते लगभग सारे मरीज सोने लगे। दादी क्योंकि आईसीयू में थी, इसलिए मुझे बाहर ही बैठना था। मैं काफी देर बाहर ही बैठी रही, कुछ पढ़ रही थी। तभी नर्स आई और उन्होंने कहा, आपकी दादी को होश आ रहा है। मैं दौड़कर दादी से मिलने गई। दादी का हाथ पकड़कर मैं काफी देर तक सहलाती रही। दादी ने कहा कि बैठो, और मैं वहीं रखे हुए स्टूल पर बैठ गई। दादी को बात करते देख मुझे भी थोड़ा संतोष हो गया था कि दादी अब ठीक है। मैं रात को भी नहीं सोई थी। दादी का हाथ पकड़कर मैं उनके बेड पर ही अपना सर रखकर सो गई। इंजेक्शन चाहिए जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, आपको मेडिकल स्टोर से लाना पड़ेगा। मैंने तुरंत अपना पर्स उठाया और जाने के लिए पर्ची ली। लिफ्ट से मैं नीचे आ गई और मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगी। रात के 11 बज रहे थे। मेडिकल स्टोर थोड़ा दूर था, लेकिन उसकी लाइट जलती देख मैं जल्दी जल्दी चल रही। मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। मैंने सोचा चलो अच्छा है, कोई तो है, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे चलने की गति थोड़ी धीमे हो गई, लेकिन जो भी मेरे पीछे था उसकी गति भी कम हो गई। मुझे खट खट दूध की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। तभी वह अचानक मेरे बगल से गुनगुनाते हुए ये कहते हुए आगे निकल गया कि चाबी का गुच्छा दो ना। मैं सकपका कर उधर देखने ही लगी थी, तब तक वह गायब हो गया। मैं भागते कदमों से किसी तरह मेडिकल स्टोर पहुंची और दवा की पर्ची मेडिकल स्टोर वाले अंकल को थमाकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। जब मेडिकल स्टोर वाले अंकल ने मुझे दवा पकड़ाई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। बेटी क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? कौन बीमार है? तब मैंने उन्हें सारी बात बताई और कहा, अंकल मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। उन्होंने कहा, चलो मैं तुमको छोड़कर आता हूँ। उन्होंने एक लड़के को बुलाकर अपने काउंटर पर बैठा दिया और मेरे साथ हॉस्पिटल तक आए। मैंने दिल से उनका धन्यवाद किया।
और तुरंत हॉस्पिटल में चली आई। मुझे लिफ्ट में जाने में भी डर लग रहा था। किसी तरह मैं आईसीयू में पहुंची। नर्स ने दादी को इंजेक्शन लगाया। दादी गहरी नींद में सो गई और मैं वहीं बैठी रही। वहीं बेड पर सिर रखकर मैं बैठी थी कि मुझे झपकी आ गई। तभी अचानक खिड़की के बाहर से मुझे वैसे ही बूटों की आहट सुनाई पड़ी। मैं उठ गई और नर्स के पास चली गई जो टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। फिर मैं लौट आई और आकर दादी के पास ही स्टूल पर बैठ गई। तभी लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। खिड़की के ऊपर एक रोशनदान था। उसके अंदर से कोई अपना सिर निकालकर, जिसके सर पर एक हैट था और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी, कह रहा था, चाबी का गुच्छा दो ना। जब तक मैं मदद के लिए किसी को पुकारती तब तक वह जा चुका था। मैंने सोचा चलकर किसी से पूछती हूँ। मैं भागते हुए आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में पहुंच गई और तभी बूटों की आवाज मुझे अपने पीछे आती हुई सुनाई पड़ी। मैं जैसे ही पीछे पलटी, सिर्फ एक आवाज सुनाई पड़ी, चाबी का गुच्छा दो ना। मैं भागती हुई दादी के बेड के पास जाकर बैठ गई। घड़ी देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक साथ कई कुत्तों की आवाज आने लगी। थोड़ी देर में नर्स दादी को देखने आ गई। उसने मेरी बदहवास हालत देखी तो एकदम से बोली, क्या हुआ? आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? मैंने सारी बात उसको बताई। वह बोली, अच्छा तो वो आवाज आपको भी दिखाई पड़ी? मैंने अचकचाकर नर्स की तरफ देखा और बोली, आपको भी? तब उसने बताया कि हाँ, वह अक्सर लोगों को दिखाई पड़ता है, लेकिन आप डरिए नहीं, वे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने बताया कि उसने भी किसी से सुना था कि ये बहुत समय पहले कोई गार्ड था। उससे हॉस्पिटल की स्टोर रूम की चाबी कहीं गुम हो गई थी और उसे नौकरी से निकाल दिया था। वे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन मैनेजमेंट ने उसकी एक ना सुनी। सबको शक था कि चाबी जानबूझकर उसने छुपा दी है। वह हताश और परेशान होकर अपनी साइकिल से जा रहा था। किसी कैंप में एक एम्बुलेंस से टकराकर वह वहीं गिर गया और खत्म हो गया। उसके कुछ ही समय के बाद शायद वह अपने ऊपर लगे इल्जाम की वजह से सबसे चाबी का गुच्छा मांगता है। तभी दादी उठ गई और पापा भी आ गए। मैंने पापा को दादी का हाल जल्दी जल्दी बताया और घर आ गई। दादी ठीक हो गई थी। इस बात को कई साल बीत गए, लेकिन आज भी हॉस्पिटल जाने के नाम पर मेरी रूह कांप जाती है। हॉस्पिटल की वह भयानक रात मैं कभी नहीं भूल सकती।